नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। आपको संडे के दिन राजीव जी बहुत याद आते ही हैं। तमाम दुनिया के देशों से उनके लिए मेल, फ़ोन, संदेशे आते हैं। तो संडे का प्रोग्राम है राजीव जी की आज भविष्यवाणियाँ कुछ सुनेंगे हम। हर बार की तरह मैं कह दूँ, अगर आपका ज्योतिष में यकीन है तो प्रोग्राम देखिए। ज्योतिष में यकीन नहीं हो तो बिल्कुल मत देखिए। मुझे ज्योतिष में यकीन है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, फिर अध्यात्म की दुनिया में आ गए और बहुत धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, ज्योतिष का अध्ययन किया और फिर ये भविष्यवाणियाँ करते हैं। आज की भविष्यवाणी में उन्होंने संघ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसे क्यों हो रही हैं जो सरकार के डगमगाने का खतरा बढ़ रहा है, और क्या करना चाहिए गुरु पूर्णिमा पर, यह भी आज राजीव जी ने बताया है। बहुत रोचक प्रोग्राम है, अगर पूरा देखेंगे आपको तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको उनके पास ले जाने से पहले एक मेरी तरफ से भी अनुरोध, हम लोग बड़े मन से हम लोगों ने 4 पीएम मिडिल ईस्ट चैनल शुरू किया है। लगा कि भारत के बाहर भी आपका अपना चैनल होना चाहिए। मिडिल ईस्ट के लोग बहुत चाहते थे कि एक हमारा चैनल यहाँ पे है, ये लोगो देख रहे हैं। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो जाइए यूट्यूब खोलिए, 4 पीएम मिडिल ईस्ट लॉन्च, सब्सक्राइब करिए और देखिए ये चैनल कैसा चल रहा है। अब लेके चलता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा राजीव जी के पास। सुनिएगा और बताइएगा। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। पिछली बार आपने भारतीय जनता पार्टी का वार्षिक फल दिखाया था, वार्षिक क्या, पूरा राशि जन्मपति दिखाई थी कि कब भारतीय जनता पार्टी बनी और कैसे कैसे चलेगी आगे। और आपने ये भी कहा था कि जो बीजेपी की नीतियां हैं इस समय, जो ग्रह हैं वो उनको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत बदनामी होगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, इन सब को लेके हम्म। परेशानियां पैदा होनी शुरू हो गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आज एक बार फिर आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का वार्षिक प्रतिफल का सरकार पे क्या असर पड़ता है। क्या सरकार पे भी कोई असर पड़ता है, सरकार की नीतियों पे असर पड़ता है, और क्या रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य। क्या इसी तरह उसकी नीतियों की आलोचना होती रहेगी या कुछ सुधार होने की इसमें उम्मीद है, राजीव जी? जी हाँ संजय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने दर्शकों आपको याद दिला देता हूँ, 30 मार्च 2025 को आपके आपके प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, भारत की जो बीजेपी की वार्षिक फल, क्योंकि बीजेपी का जो फॉर्मेशन हुआ वो 6 अप्रैल 1980 को हुआ है। तो इस नाते वो उनका हर समय, जो हर साल नया साल आने वाला 6 अप्रैल के आसपास शुरू होगा। तो ये हॉरोस्कोप डिस्कस की थी संजय जी। इसी हॉरोस्कोप में सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसा उनका चौथा घर जो है डिस्टर्ब है। और आपको दर्शकों को जानकारी के फिर से बता देता हूँ, 9th हाउस हमारा डिप्लोमेसी का होता है, 9th हाउस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, 9th हाउस हमारा किसी की भी कुंडली हो, जो भी मैंने कुंडली दिखाई है हम सबकी कुंडली में, और नैतिकता का, आध्यात्म का, हायर एजुकेशन का, गुरु का भी 9th हाउस है। तो इस कुंडली में धनु लगन की यह कुंडली थी, और धनु लगन की कुंडली में 9th लॉर्ड बनता है हमारा सिंह राशि आती है, जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य भी राहु केतु के बीच में पीड़ित था 4th हाउस में। तो आपको दर्शकों जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो सन से रिप्रेजेंट होती है। सूर्य ब्रह्मांड का राजा है, उसी से माना गया है। और ये सब मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत है, जो मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। और जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं तो वो भी सन से रिप्रेजेंट होती हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो हम अभी, वो ये आपका वर्षफल शुरू हुआ था, एग्जैक्टली समय था इसमें 7 अप्रैल को 00 आवर 41 मिनट 40 सेकंड पर, 40 सेकंड पर, 41 मिनट 40 सेकंड पर। और हमेशा मैंने आपको कहा था, हम सभी का वर्षफल जो जब शुरू होता है तो सूर्य की वही डिग्री होंगी जिस समय हम पैदा हुए थे। उस समय जो सन जितनी डिग्री पे था, उतनी डिग्री में जब ट्रांजिट में सन आ जाता है, वहां से हमारा सोलर वर्ष शुरू होता है। सोलर वर्ष कहते हैं आपके 12 महीने होता है। सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, इसलिए 12 महीने मतलब 12 राशियों में वो घूम लिया, पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। तो इसको मैंने आपके सामने ये कहा था कि, और मैं जल्दी से उसको पढ़ के भी बताता हूँ, ये राइट अप शेयर भी करना आप अपने दर्शकों के साथ में। मैंने अपने 30 मार्च 2025 के प्रोग्राम में भाजपा का वर्षफल 25-26 डिस्कस करते हुए कहा था कि इस वर्ष का लग्न धनु है, जिसका स्वामी जो जुपिटर 6th हाउस में शनि से पीड़ित हो रहा है, 4th हाउस में मुंता है, और मुंथेश 6th हाउस में है। फाइट, स्ट्रगल, बॉर्डर लॉस, डिजीज, एक्सीडेंट के घर में है।
और इनका वर्ष का स्वामी बना था शनि, जो 4th हाउस में राहु केतु से पीड़ित है। और पार्टी के टॉप लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है सन, इस हॉरोस्कोप का 9th लॉर्ड भी है। सन इस हॉरोस्कोप में 4th हाउस में हेवीली एफ्लिक्टेड है शनि राहु से, जैसा भी मैंने बताया। व्हीकल और सेक्स का सिग्निफिकेटर शुक्र होता है। जो जितने वाहन, चाहे वो वाहन सड़क हो, बस हो या हवाई जहाज हो, सब ना मतलब किसी भी टाइप के जो व्हीकल हैं वो वीनस से रिप्रेजेंट होते हैं। और फीमेल के सेक्स का सिग्निफिकेटर भी है, वो भी इस समय पीड़ित था इसी एक्सिस में। मरकरी जो है, जो भाजपा की हॉरोस्कोप है, हम अभी डिटेल में भी चर्चा करेंगे। जो भाजपा की हॉरोस्कोप जन्म की कुंडली है, दर्शकों आपको ये जन्म की कुंडली भाजपा की है। भाजपा की कुंडली जन्म की मिथुन लगन की कुंडली है। 6 अप्रैल 1980 को जब ये भाजपा बनी थी तो मिथुन लगन था उस समय। इसका लॉर्ड बुध है। तो लग्नेश और इसी कुंडली का आपका 4th लॉर्ड भी बुध है। तो बुध उस समय जब वर्षफल बना था तो नीच का था। ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारा विषय आज चर्चा करने के लिए आपके पास है कि निरंतर जो है 7 अप्रैल ऑनवर्ड भाजपा के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दर्शक हमेशा अक्सर कमेंट लिखते रहते हैं कब जाएगी कब जाएगी। देखिए, जिस तरह से दर्शकों रामायण में, आप रामायण जब देखते हैं कि महाभारत, रामायण में जब रावण मरा था तो रावण सबसे अंत में मरा था, लेकिन रावण का पहले कमजोर होना जरूरी था। तो एक एक करके उसके एक एक बड़े बड़े योद्धा मारे गए। तो यही चीज है कि जब तक नरेंद्र मोदी का परसेप्शन पूरा देश में, दुनिया में खत्म नहीं होगा, तब तक नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार नहीं जाएगी। हालांकि ये भाजपा की सरकार कहना भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इसमें 106 से ज्यादा एमपी तो भगोड़े दलों के हैं। तो मूल रूप से भाजपा तो ये बची नहीं। नरेंद्र मोदी ने तो भाजपा को संघ से दूर कर दिया। संघ की आइडियोलॉजी वाली भी कोई भाजपा नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो मैंने जब इसमें इसी प्रोग्राम में कहा, व्हीकल सेक्स का सिग्निफिकेटर वीनस उच्च का है, लेकिन वो भी 4th हाउस में एफ्लिक्टेड है। इनकी जन्म कुंडली का लग्नेश और 4th लॉर्ड बुध, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था जब जन्म की कुंडली दिखाई थी, वो सबसे ज्यादा खराब अवस्था में, इस कुंडली में जो वर्चुअल बनी थी, सबसे ज्यादा खराब अवस्था में। आज मैं बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात कहने जा रहा हूं कि हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। आप ज्योतिष को डीपली समझिए कि ज्योतिष के जो बातें हैं कि हम एक एक तरह से खोखले हो रहे हैं। ज्योतिष पूरी तरह से, मेरे हर भविष्यवाणी में आप देख रहे हैं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी का जो शासन है, एक तरह से जैसे दीमक लग जाती है ना, इस तरह से खोखला होता जा रहा है। भाई आप विदेश नीति में बदनाम हो गए, ऑपरेशन सिंदूर में भी आपकी जो जितनी आप हिकड़ी थी आपकी, वो सब क्वेश्चन मार्क लग गया उसमें। ठीक है, नीच का बुध जो है नीच का और राहु से पीड़ित है, शनि राहु से पीड़ित है। 9th हाउस नैतिकता का, डिप्लोमेसी का होता है, और सन गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और उनकी नाना प्रकार की पॉलिसीज का होता है, वो भी पीड़ित है। नीच का मंगल चंद्रमा के साथ 8वें भाव में था। 2nd हाउस और 11th हाउस और 3rd हाउस को ये पीड़ित कर रहा था, नीच का मंगल। और 3rd हाउस होता है एलाइज का, नेबरिंग कंट्रीज का, एफर्ट्स का, मेंटल इंक्लिनेशन का, और आपकी जो आर्म फोर्सेस है वो भी तीसरे घर से आती है। तीसरे घर से हमारी सेना आती है, 6th हाउस से भी सेना आती है। इस हॉरोस्कोप में शुक्र और शनि और मंगल क्लोज डिग्री में प्लेनेटरी वॉर की अवस्था बना रहे हैं, जो मैंने अभी आपको ये हॉरोस्कोप दिखाई थी। 4-10 एक्सेस हेवीली एफ्लिक्टेड है। इसमें 4-10 की एक्सेस, जो सत्ता की एक्सेस होती है, वो भी हेवीली एफ्लिक्टेड है। तो और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक, ये हमारी एनुअल हॉरोस्कोप की किताब है, जिसमें आपके सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक, मुंथा इन 4th हाउस इज कंसीडर्ड इनऑस्पिशियस। इट गिव्स सिकनेस, इल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस, मिसअंडरस्टैंडिंग विद ओन पीपल, रिलेटिव्स, मदर ऑर्गेनाइजेशन। मदर ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन सी है? आरएसएस। सो मिसअंडरस्टैंडिंग इस दौरान बढ़ेगी। अभी तो 2 महीने 2.5 महीने बढ़े हैं, और अभी आप जैसे संघ की मीटिंग भी चल रही है दिल्ली में, तो हम जानते ही हैं। हालांकि मोदी जी उस समय बाहर चले गए, संघ की मीटिंग को शामिल हो सकते थे, उन्होंने अपना बाहर का प्रोग्राम बनाया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग विद मदर ऑर्गेनाइजेशन, फियर फ्रॉम एनिमी, फेल्ड गवर्नमेंट्स, लॉस ऑफ एसेट्स, वेल्थ, मेंटल पीस, प्लेजर, डिसग्रेस, लॉस ऑफ रेपुटेशन, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। ये सब मैंने आपके उस राइटअप में कहा था। हालांकि मैंने, ये मेरा कंटेंट है, लेकिन ये राइटअप उस समय का शेयर किया हुआ है जो आपके प्रोग्राम में है, आप लोगों के पास में, आपके स्टूडियो में भी है। तो ग्रेट ह्यूमिलेशन, और लिखा है मैंने, ग्रेट ह्यूमिलेशन ड्यू टू मिसकंसीव्ड एंड लो विजन पॉलिसीज विच मे क्रिएट अनरेस्ट amongst the people, world leaders, failed diplomacy, war strategy,
People will in general will not be happy with the government entire year and there may be a change of government. मैंने इसी में आपको अभी आपकी भविष्यवाणी आपको हमेशा एक छोटी सी बोल ही जाता हूं मैं, चेंज ऑफ गवर्नमेंट का आधार भी तैयार हो रहा है। अभी 2.5 महीने हुआ संजय जी, चिंता मत कीजिए, गवर्नमेंट तो चेंज होकर रहेगी इस साल। चेंज ऑफ गवर्नमेंट, देश का सामाजिक सौहार्द अत्यंत खराब होगा। हेट स्पीच, क्योंकि मंगल नीच का वाणी के घर को दिख रहा है, वाणी तो वहां से हम हेट स्पीच है। हेट स्पीच, महिलाओं, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों पर अत्याचार बढ़ेंगे। देश की जनता भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई खराब और किसान खराब अर्थव्यवस्था, व्यापार के कारण पूरे वर्ष सफर करेगी। आप खराब अर्थव्यवस्था का आपके लोग यहाँ के, मैंने कुछ लोगों के प्रोग्राम भी देखे थे, शायद आपने भी प्रोग्राम किया था, कि जो अभी आरबीआई की जो एक कोई पॉलिसी अनाउंस हुई थी जिसमें कहा गया कि हर भारतीय के ऊपर 4,80,000 का कर्जा है और ये 2023 में शायद 3,90,000 था। तो अब आप देखिए कि ये सब चीजें हो रही है ना, कि आप निरंतर कर्जदार हो रहे हो। वैसे हम 4 ट्रिलियन और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब हर भारतीय, आम भारतीय कर्जेदार हो गया। कहा था मोदी जी 15-15 लाख डालने वाले थे, हम लगभग 5 लाख के कर्जेदार हो गए हैं, सब भारतीय। ठीक है, गवर्नमेंट फेक डाटा, मतलब ये जितने भी इकोनॉमी के डेटा आते हैं, ये मैंने इसमें वर्चुअल में शेयर किए थे, फिर दोबारा बता रहा हूं कि जितने भी डेटा आप देख रहे हैं उन पर सब पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मरकरी हमारा डेटा का सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए गवर्नमेंट के ये सारे आंकड़े एक फेक हैं, फेक नैरेटिव बनाने वाले हैं। फेक डेटा ऑफ ऑल पॉलिसीज, मीडिया के फॉल्स प्रोपेगेंडा के द्वारा देश और विश्व को भ्रमित करने का प्रयास करेगी। क्योंकि इसमें 6 लॉर्ड हेविली अफेक्टेड है 4th हाउस में, इसलिए ये पार्टी इस वर्ष, आपके लिए पता है, इस वर्ष होने वाले इलेक्शंस में को जीतने के लिए सभी प्रकार के छल कपट का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि 6 लॉर्ड इसमें वीक है। तो आप ये जो देख रहे हैं कि अभी जो वोटर की जो वोटर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला, ये एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो अमित शाह की मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी होते थे, उसके बाद उनको बना गया। तो वो अमित शाह का ऑफिसर है, वो बेसिकली राजीव कुमार से किसी भी मायने में कम नहीं है। तो वो जो जिस समय इलेक्शन के टाइम में, जब इस पीरियड में एट द 11th आवर वोटर वेरिफिकेशन जो करा रहे हैं, उससे समझ जाए मंशा। और इस मंशा का मैं पहले ही आपको हिंट दे चुका हूं कि ये छल कपट से चुनाव जीतने का, गोदी मीडिया के सहयोग से धार्मिक उन्माद और दंगे कराने का ये सभी प्रयास करेंगे। जन विरोधी पॉलिसी जनता के संवैधानिक अधिकारों जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, रिलीजन का हनन करेगी। इनकी अनेक पॉलिसीज कोर्ट में लीगली चैलेंज होंगी और बैकफायर करेंगी। देश में असंतोष बढ़ेगा, आरएसएस से भी संबंध खराब होंगे, सहयोगी दलों का सर्वनाश होगा। इस दल के बाद में एक भूतकाल में चले जाएंगे आपके नीतीश कुमार, इस चुनाव के बाद में आने वाले टाइम में, क्योंकि सर्वनाश है इस साल। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो चरण सिंह जी के ग्रैंडसन हो, या आपके नायडू हो, इन लोगों के लिए विनाश का साल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीतना इनके लिए असंभव है। मतलब अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हो तो ये इस साल किसी भी चुनाव को नहीं जीत सकते, असंभव है। देश में नाना प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप से भारी जनधन का नुकसान होगा। नाना प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप आप देख ही रहे हैं, लैंडस्लाइड वगैरह की मैं भविष्यवाणी पहले ही कर चुका हूं कि हिमाचल से लेके उत्तराखंड में आप देख रहे हैं नाना प्रकार का नुकसान। तो आज मैं दर्शकों, आप लोगों को लगा कि मैं फिर से इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूं, इसके डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी है, हम उस मुद्दे पर आते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है मुझे, क्योंकि मैं एक नॉलेज के फॉर्म में आपके सामने आता हूं, मुझे बताना है कि ये बातें मैं कह रहा हूं, आपने बेशक उस पर ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता। तो ये डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि लास्ट वीक एक नेवी के कैप्टन ने जो इंडोनेशिया में इंडियन एम्बेसी में डिफेंस अटैची हैं, एक खुलासा किया था डिस्कशन के बीच में कि IAF, इंडियन एयरफोर्स, लॉस्ट सम फाइटर जेट्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर on 7th May 2025 initially because of political leadership direction that no military establishment air defense of Pakistan across the border were to be attacked। ये गवर्नमेंट पॉलिसी थी। तो मैं आज आपको सामने इतना डिटेल में बीजेपी की वर्षफल को चर्चा करने का मतलब था कि आप देखिए 2.5 महीने के अंदर आज डिफेंस के ऑफिसर बेचारे वो कम से कम ईमानदार हैं, अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित हैं
कि आज देश के सामने सच लेके के आ रहे हैं, जबकि सच लाने का काम था सरकार को। आप देखिए, हमें इंस्पायर होना चाहिए रशिया से। जब यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा हमला किया था ड्रोन्स के जरिए, और ये आप लोगों को सबको पता होगा कि जब रशिया के 30-32 फाइटर जेट्स डैमेज कर दिए थे उसने, तो रशियन गवर्नमेंट ने उसको ओपनली एडमिट किया था। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट इसमें क्या हुआ है, क्या गलती हो, एडमिट कर ही नहीं रही है। तो ये गलत बात है। और धर्म शास्त्रों के अनुसार मैंने कहा कि असत्य जो है सबसे बड़ा महापाप माना गया है। तो आप सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप अधर्म के रास्ते पे। तो मोदी सरकार ने अधर्म का काम किया है। देश, विपक्ष और देश की जनता इसको जो सच नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो लॉस हुआ था, वो आज आर्मी के ऑफिसर्स को क्यों आपके बीच में कहना पड़ रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि आपके जो एयर डिफेंस चीफ थे, उन्होंने भी, चौहान साहब ने भी मई के लास्ट वीक में सिंगापुर में भी इसी तरह की कोई बात करी थी। Across the border were to be attacked after the loss we change our tactics। वो नेवी के कैप्टन जो कि आर्मी के कर्नल के बराबर रैंक होती है। We change our tactics and strategy and went for the military installation and radar sites। ये उन्होंने किया, उसके बाद जाके पाकिस्तान जो है बैकफुट पर आया है। और अभी संजय जी जस्ट दो दिन पहले, मतलब एक दिन पहले 5 जुलाई का आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसमें आर्मी के डिप्टी चीफ ने एक और बड़ा जबरदस्त खुलासा किया है, जो मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि हम देश कितने खतरे में है इस सरकार के रहते हुए, और जितना ये सच छिपा रहे हैं उतना ही देशद्रोह का काम कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी भी। और इन पे बाकायदा मुकदमे दर्ज होने चाहिए। पता नहीं जब कब जनता जागेगी या कब विपक्ष जागेगा। तो आर्मी डिफेंस चीफ ने 5 जुलाई 2025 इंडिया फेस 3 एडवर्सरीज इन जस्ट 1 बॉर्डर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान वाज एक्टिवली सपोर्टेड बाय चाइना, टर्की। Beijing was providing Pak with live satellite inputs on Indian military movements and deployment। उन्होंने कहा कि पूरा चाइना जो है उनको सैटेलाइट की इमेज दे रहा था कि भारत की इंस्टॉलेशन और फौज का मूवमेंट कैसा हो रहा है, ये सारी जानकारी उनके पास थी। और मोर देन 80%, उनका कहना है आर्मी चीफ का, डिप्टी आर्मी चीफ का, more than 80% of military hardware that Pakistan is getting is all Chinese। China was able to test its weapons against India, so it is like a live laboratory available to them। So we have to be prepared for more defense, counter attacks, rockets very soon, very fast। तो ये आज उन्होंने चेतावनी दी भारत सरकार को कि जिस तरह से चाइना इस समय एक्टिवली, उन्होंने तो एक तरह से ये कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी अब बेसिकली चाइना ने टेक ओवर कर ली है। अब आप बताइए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर्स की अभी समिट हुई थी एससीओ जो शंघाई में, उसमें तो उसने आपका पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर वाला टॉपिक को इंक्लूड ही नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमले को इन्होंने इंक्लूड किया। और उसके लिए आप टर्की के लिए तो हमारे अंधभक्त और हमारी गोदी मीडिया और सब जो है नाना प्रकार से अटैक करना शुरू कर दिया। तो चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? चाइना के बारे में तो ना आरएसएस बोल रहा है, ना मोदी जी बोलते हैं, और पिछले 11 साल से बोलते नहीं। हम सब जानते हैं राहुल गांधी कहते कहते हार गए, ना पार्लियामेंट में बोलते हैं ना पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और देखिए, जब आपका आर्मी का चीफ ये कह रहा है, डिप्टी चीफ ये कह रहा है कि चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व था इसमें, सारा पर्दे के पीछे, और जो हमारे फाइटर जेट्स डैमेज हुए वो भी चाइना की वजह से ही डैमेज हुए हैं। क्योंकि वो कितने हुए हैं हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, वो सब जांच का विषय, सरकार को उसको अनाउंस करने दे, लेकिन वो चाइना का ही रोल था उसमें। अब संजय जी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उसी चाइना के यहाँ मीटिंग करने मिलने के लिए जा रहे हैं 13 जुलाई को। हमने चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं किया? चाइना के आगे हम ट्रेड की पॉलिसी, ट्रेड करने के लिए अभी कुछ पॉलिसी के उन्होंने बनाने के लिए मीटिंग भी अभी कुछ की है उन्होंने। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? दोहरा मापदंड नहीं है। तो आपको बता दें, रियली रिसेंटली क्या नाम है, और उसके अलावा चाइना इज गोइंग टू सप्लाई 30 नंबर्स ऑफ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-35A बाई अगस्त टू पाकिस्तान, और वो भी 50% डिस्काउंट पर। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कई एयरफोर्स ऑफिसर्स पिछले 6 महीने से फाइटर जेट्स को उड़ाने की ट्रेनिंग चाइना में ले रहे हैं। इतना बड़ा खतरा है। हमारे आर्मी के लोग आपकी सरकार को वार्निंग दे रहे हैं, और हमारी सरकार उनसे गलवैयां लगा रही है, उनसे ट्रेड की बातें कर रही है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी, हमने चाइना का तो बहिष्कार किया नहीं। और आपको पता है, मुझे नहीं पता
किसी जो है एक क्या नाम है, इनके किसी बड़े सीनियर लीडर ने अभी रिसेंटली कहा था संजय जी कि नरेंद्र मोदी जो है वो बेसिकली चाइना और अमेरिका से डरते हैं। वो सीनियर ऑफिस आपके बीजेपी के नेता हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिवली वो बोल रहे हैं कि ये चाइना के पास या तो उनकी कोई वीडियोस हैं या क्या उनकी फाइल है जिसकी वजह से मोदी जी चुप रहते हैं। इस पर हमको बोलना चाहिए। अब मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने बताया, भाजपा की कुंडली को देख करके भी बताया। ऑपरेशन सिंदूर की हॉरोस्कोप में दोबारा आज डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर वो अच्छा समय नहीं था। हालांकि इन सब चीजों में नहीं है, लेकिन वो सरकार का फेलियर ज्यादा इंडिकेट होती है वो उस हॉरोस्कोप में, बजाय इसके आर्म फोर्सेस के। ये ऑपरेशन सिंदूर की हॉरोस्कोप मैंने डिस्कस की थी। आपके देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर किया स्टार्ट हुआ था, जब पहला हमारी हमला हुआ था हमारी तरफ से, वो रात का 1:05 का था, 7 मई 2025 को। और इसमें मैंने लिखा भी था, moon seventh lord was in 8th house in Pap Kartri, indicates it was not very auspicious time. That is why there was some initial losses to the armed forces as said by डिफेंस ऑफिसर। ये मैंने नीचे लिखा भी है, ये आप दिखाइएगा हाईलाइट करके। तो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन मैंने बताया था 11 मई 2025 के प्रोग्राम में मैंने ये शेयर किया था। ये वाली कुंडली मैंने 11 आपके यहाँ 11 मई के प्रोग्राम में शेयर किया था। ऑपरेशन सिंदूर की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था कि ऑपरेशन अराउंड 1:05 पर मकर लगन में शुरू हुआ। मंगल नीच का वार के हाउस में था। लग्न 10th हाउस गवर्नमेंट, 2nd हाउस फाइनेंस इकोनॉमी को एक्सपेक्ट कर रहा था। एक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च में यह पाया गया कि जब भी कैप्रिकॉन कैंसर एक्सिस एफ्लिक्ट होती है, भारत को वार, टेररिस्ट अटैक या किसी तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जरूर सामना करना पड़ता है, जो मकर और कैंसर की कर्क की जो एक्सिस होती है। इस समय माइंड का सिग्निफिकेट है 3rd लॉर्ड इन इंडियाज हॉरोस्कोप। मून पाप कर्त्री में था और मून चार्ट इंडिया की एयरफोर्स एयरक्राफ्ट का लॉस इंडिकेट कर रहा था। इसी हॉरोस्कोप में अगर आप चंद्र कुंडली को देखें तो एयरक्राफ्ट के लॉस को इंडिकेट कर रहा था। आपको दर्शकों याद होगा जब मैंने आपके अहमदाबाद प्लेन क्रैश को जब की हॉरोस्कोप डिस्कस की थी आपके प्रोग्राम में संजय जी, जहां पर जिसमें रूपानी जी मारे गए, उसमें मैंने बताया था कि 3rd हाउस शॉर्ट जर्नीज का होता है, 12th हाउस हमेशा जो है एयर जर्नी का होता है, एयर ट्रेवल का होता है। तो इस कुंडली में आप देख लीजिए कि 12th हाउस में आपका मंगल नीच का बैठा हुआ है और 12th लॉर्ड लगन में था। साथ में वाहन का कारक, जो वाहन का कारक 3rd हाउस 3rd लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। वाहन का कारक शुक्र जो है हेविली 8वें घर में पीड़ित था इसी चंद्र कुंडली में। तो 8वां घर बेसिकली 12वां घर और 8वां घर ग्रेट लॉस का होता है। तो हमारे किसी व्हीकल का सिग्निफिकेटर है वीनस, तो वीनस का इफेक्ट होना, जो कि इस चंद्र कुंडली में, जो ऑपरेशन सिंदूर की कुंडली में चंद्र कुंडली बनती है, उसमें 3rd हाउस का लॉर्ड, ये इंडिकेट करता है कि हमारे जेट्स का नुकसान हुआ है। ये एस्ट्रोलॉजिकली मुझे प्रूव करना जरूरी था। आज एक और चीज है, आपको बता देता हूं जल्दी। एक एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स भी है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। 3rd हाउस से इंडिकेट होता है बॉर्डर क्लैशेस, आर्म फोर्सेस, लॉस और गेन ऑफ लैंड इन केस ऑफ वार में जब कोई जमीन पर कब्जा होता है ना, सीमा पर कब्जा होता है, वो 3rd हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस लॉसेस इन वॉर, सीक्रेट प्लॉट्स, फॉरेन स्पाइस, पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, मिसफॉर्चून, टेररिस्ट ह्यूमिलिएशन, डिस्ग्रेस। 12th हाउस हमेशा से मैं आपको बताता रहा हूं। 6th हाउस आर्म फोर्सेस, टेरिटोरियल अटैक्स, वार का होता है। आज एक मैं नई हॉरोस्कोप और डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको बताएं कि हम लोग जब इस पर रिसर्च करते तो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आप एक सेकंड में रुकूंगा। जब अभी नीतियों की बात हो रही है, बीजेपी की नीतियों की, तो एक खुलासा और हुआ। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप अपनी बात आगे कहिएगा। खुलासा ये हुआ कि अनिल अंबानी की कंपनी का बैंकों का हजारों करोड़ का फ्रॉड सामने आ गया। अब ये अनिल अंबानी वो ही है जो राफेल का सौदा कराने के लिए प्रधानमंत्री जी बड़े व्याकुल थे। राफेल के सौदे में ये बीच में शामिल थे, उस राफेल के सौदे में जिसका पूरा पासवर्ड तक आज तक भारत को नहीं पता। मतलब ये बढ़िया चीज है कि मैं आपके यहाँ से ताला खरीद लूं, महंगे दामों पे खरीद लूं, और चाबी देना मुझे आप उसकी, तो मैं ताले को बस लगा के दे दी, ताला लगा के रखो। तो ये ऐसे ही कुछ हाल हुआ। लेकिन अनिल अंबानी का खुलासा हुआ कि इन्होंने हजारों करोड़ का फ्रॉड किया इनकी कंपनी ने। पहले भी दिवालिया, ये गजब भारत है कि दिवालिया कंपनी को राफेल का सौदा दे दिया गया।
लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो विवादास्पद लोग होते हैं, परसों वीडियो वायरल हो गया था लंदन में विजय माल्या और ललित मोदी डांस कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए लेके गायब हैं भारत के, और विजय माल्या ने तो कहा भी था कि जाने से पहले अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से मिलके गए थे। तो ये जी जो हानि या इस तरह के लोग हैं, भाजपा की जन्म पत्री में क्या कोई ग्रह मिलते हैं इस तरह के विवादास्पद लोगों के संबंध से? कैसे अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी को इतना बड़ा सौदा मिल जाता है? कैसे वो एंट्री कर जाते हैं और कैसे वो इतना बड़ा फ्रॉड कर लेते हैं? इसका क्या रिश्ता होता है? इसका कौन से ग्रह होते हैं जो अगर जन्म पत्री में हो तो इस तरह के विवादास्पद लोग आपको मिलते हैं? जरा विस्तार से बताइए, समझाइए, क्योंकि ये बड़ा जानना जरूरी है कि ग्रह का खेल क्या है। देखिए, इसी हॉरोस्कोप में मैंने आपके वर्षफल के हॉरोस्कोप में मैंने कहा था, अब राइटअप जो आप अभी दिखाया था उसको दिखाइए दोबारा हाईलाइट करके। उसमें लिखा है प्रोमिनेंट पीपल्स एंड कॉर्पोरेट और मीडिया के बड़े लोगों के करप्शन और सेक्स के स्कैंडल एक्सपोज होंगे, इसीलिए अनिल अंबानी वाली बात यहां पर आई है और हुई है। मैं आगे उस पर भी इस पॉइंट को लेके आता हूं, लेकिन एक जरा से एक मैथमेटिकल चीज डिस्कस कर रहा हूं। ज्योतिष में पारदर्शी दृष्टि मतलब एस्पेक्ट के सिद्धांत के अलावा वॉर, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट्स, मेजर नेचुरल कैलेमिटीज, मेडिकल या एनी अदर सफरिंग्स, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई दूसरी प्रकार की सफरिंग्स हो, उनके लिए अलग अलग मैथमेटिकल चक्रास होते हैं, चक्र बनाते हैं। चक्र से भी हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, सभी एनालाइज किया जाता है। जैसे संगटा चक्र है, सर्वोत्तरभद्र चक्र का यूज किया जाता है। तो इसमें मैं आज आपको बता रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में दर्शकों ये मैंने संगठा चक्र बनाया था। ये संगठा चक्र में देखिए, मजे की बात है, इस दर्शक ये देखेंगे, इसको साथ साथ लगाइएगा, ऑपरेशन सिंदूर की हॉरोस्कोप और आपकी क्या नाम है इस संगठा चक्र की हॉरोस्कोप एक साथ लगाइएगा, अपने स्टूडियो में बोलिएगा, तो उसमें देखेंगे मेन चार्ट में सूर्य जो है उच्च का है और पीड़ित नहीं हो रहा है। लेकिन इस संगठा चक्र में देखिए, संगठा चक्र में सामने शनि राहु आ गया, ये शनि राहु से पीड़ित हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही सन पीड़ित होता है इसका मतलब सरकार का फॉल्ट है। तो इस हॉरोस्कोप में आपको मैं बता देता हूं कि ये दरअसल जो है आपका जो है नरेंद्र मोदी की पर्सनल जो है इसमें डिफीट हुई है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, राजनीतिक डिफीट। हालांकि वो अपनी फौज की ड्रेस पहन करके जगह जगह होर्डिंग लगवा करके उसको इनकैश करना चाहते थे। देखिए देखो विधाता की मात कि कैसे वो सिंदूर का जो मार्केटिंग करना चाह रहे थे वो फ्लॉप हो गया, उनको बैकफुट पे आना पड़ा। तो इसमें यद्यपि मेन हॉरोस्कोप में सन जो रूलर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट का सिग्निफिकेटर होता है, रूलिंग गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, उच्च का है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं। लेकिन उस समय बनाए गए संगठा चक्र में सन, शनि और राहु पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा था, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप के गलत और कमजोर कैसे कंफ्यूज और फियर डिसीजन का संकेत दे रहा है। सूर्य का पीड़ित होने का मतलब मैंने आपको बताया कि ये प्योर और प्योर, इसमें जैसे अचानक सीज फायर करना संजय जी, और उसके बाद में जो है इसमें जो पहले प्लेन का डैमेज करा देना, ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के ऊपर तो कभी ना कभी तो जब तक वो सत्ता में तो हमेशा रहेंगे नहीं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जरूर लागू चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वास्तव में देश का बहुत नुकसान किया। ये तो हमारी आर्म फोर्सेस को हमको प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने अब किसी तरह देश की साख को बचाया। लेकिन और जब आर्म फोर्सेस ने माना, लेकिन जब उन्होंने स्वयं डिसीजन लिया तब पाकिस्तान को हैवी लॉस हुआ, वो बैकफुट पर आया। आज मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ करके फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं दर्शकों से। हम देशवासी और सच्चे देशभक्त आज मौन क्यों? क्या ये हम सभी का देशद्रोह नहीं है? मौन रहना भी उतना ही पापी है जितना हमारी सरकार पापी है। 80 से भी ज्यादा दिनों के बीत जाने पर भी पहलगाम हमलों में मारे गए निर्दोष टूरिस्ट को क्या न्याय मिल गया? चिंतन करें। इस हमले में शामिल आतंकवादियों की पहचान और उनको पकड़ने का प्रयास अभी तक फेल क्यों हो रहा है? आप चिंतन करें। सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार होम मिनिस्टर, उनकी एंटायर मिनिस्ट्री, एलजी और अन्य एजेंसीज के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको पदों से हटाकर उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? ये आप चिंतन करें। सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाला मंत्री अभी तक पद पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है संजय जी। सोफिया कुरैशी पे जो मध्य प्रदेश के किसी मंत्री ने टिप्पणी की थी ना, वो अभी तक पद से हट गया क्या? नहीं हटा। हिमांशी क्या नाम है सेक्रेटरी एमईए आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल चौहान को भी ट्रोल किया गया था, उनको ऊपर उनके खिलाफ हेट स्पीच करने वाले, मैसेज करने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
मोदी जी की 150 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स के बाद भारत की फेल्ड डिप्लोमेसी के लिए मोदी जी एमईए मिनिस्टर जयशंकर पर जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स की हुई? इस हमले के बाद डिप्लोमेसी एफर्ट्स में पाकिस्तान सक्सेसफुल होकर मजबूत हुआ और हमारे साथ विश्व का कोई भी बड़ा देश इंक्लूडिंग नेबरिंग कंट्रीज कोई नहीं आया। ये इस पर चिंतन किया जाए। मोदी जी और उनकी सरकार ऑल पार्टी मीटिंग को प्रिसाइड करके अपोजिशन और देश को सच बताकर कॉन्फिडेंस में लेने का एफर्ट्स करने में क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही है? Why has the demand for a special session of parliament has been rejected? Why since last 11 years Modi government is not talking about China in parliament and outside the parliament? तो ये सब चीजें चिंतन करने की बात है। आज मैं आपको फिर मैं कहता हूं कि मैंने भाजपा का जो मैंने कहा था कि ये राइट अप है, शेयर कीजिएगा, इसमें मैंने वो प्रेडिक्शन दोबारा शेयर कर रहा हूं जो अनिल अंबानी वाली बात कर रहे थे। मैंने ये कहा था इस वर्ष इनको सपोर्ट करने वाले कई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, एलाइज, कॉर्पोरेट्स, मीडिया हाउसेस, एंकर्स, धार्मिक संगठनों के लोगों के करप्शन, सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होंगे। तो संजय जी जिस बात को आप कह रहे थे वो बात मैं भी इस बात के लिए प्रिपेयर था क्योंकि ये मैं भविष्यवाणी कर चुका था। इन जून 2025 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लासिफाइड आरकॉम्स लोन अकाउंट एज फ्रॉड। The decision was based on a 2020 forensic audit by BDO, which identified deviation in loan fund utilization. ये पूरा डिटेल है और दर्शकों की ये मेमोरी में जाना चाहिए कि किस तरह का फ्रॉड हुआ है। शायद दर्शकों ने अगर इग्नोर किया हो, अखबार में नहीं पढ़ा। आरकॉम एंड इट्स सब्सिडरीज रिसीव लोन टोटलिंग 31,580 करोड़ फ्रॉम वेरियस बैंक्स। 44% ऑफ दिस मतलब लगभग 13,667 करोड़ was used to repay other loans on obligation not aligned with the sanction purpose. Sanction purpose के लिए जो 31,000 करोड़ जो दिया गया था उसके बजाय वो 13,676 करोड़ दूसरे बैंकों का लोन चुका दिए गए या दूसरे कोई ऑब्लिगेशन पूरे कर लिए गए। 41% ऑफ दिस लोन 12,692 was paid to connected parties suggesting potential fund diversion, मतलब अपने से कुछ मिलने जुलने वालों को डाइवर्ट कर दिएगा, फंड डाइवर्जन हुआ। 6,265 करोड़ was used to repay other banks loan and 5,050 went to related parties violating lending terms. Anil Ambani's personal net worth estimated currently अभी as on जून 25 में आया $3 billion की है और ये व्यक्ति 2020 में इसने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था लंदन में कि मेरे पास जीरो पैसा है। आज मोदी सरकार में मैंने अभी आपको बता दिया प्रत्येक भारतीय के ऊपर 4,80,000 का कर्जा है। बाई मार्च 2025 आरकॉम्स टोटल डेट वाज रिपोर्टेड 48,216 करोड़ था और चाइनीज एक और इनके पास आया था कि चाइनीज बैंक्स ने लॉ सूट फाइल किया था 2019-20 में। 3 Chinese banks pursued Ambani in a UK court over a $680 million loan default by Arcom, for which Ambani allegedly provided a personal guarantee. In 2020, he declared bankruptcy in the UK court, claiming his net worth was zero. उसने कहा अनिल अंबानी कि मेरी नेटवर्थ जीरो है और मैं अपनी फैमिली सपोर्ट और अपनी ज्वेलरी बेच करके ये लीगल कॉस्ट मीट आउट कर पा रहा हूं। इसने अनिल अंबानी ने कहा था कि फैमिली सपोर्ट और क्या नाम है ज्वेलरी बेच करके ये वकीलों की फीस दे पा रहा हूं। However, बैंक disputed this citing his luxurious lifestyle. हालांकि बैंक ने उसको कंटेस्ट किया था कि ये तो आदमी लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहा है। इरेक्शन केस था, दर्शकों की मेमोरी में मैं लेकर के आता हूं। आपने जो जितने व्यापार जाने की बात की, आपको दर्शकों को जानकारी होगी कि 2-3 दिन पहले ही आपके जो एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस का काम अनिल अंबानी को दे दिया गया। एक आदमी जिसके ऊपर इतने सारे केसेस हैं, इतने फ्रॉड हैं और आपकी सबसे बड़ी नेशनल बैंक एसबीआई ने उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, उसके बावजूद भी आप उसको डिफेंस जैसे सेंसिटिव सेक्टर में काम दिला रहे हो। संजय जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। आप ये एक नेशनल हेराल्ड का केस, जो कि केस ना केस की दुम, वो एक बुक्स को क्लीन करने के लिए एक जो अरेंजमेंट की गई उसमें आप उसको ईडी वहां पर कार्रवाई करिए, लेकिन अनिल अंबानी को किसी ईडी और आईटी और सीबीआई ने कभी आज तक बुलाया मतलब नहीं है। आज जानकारी के लिए एक दर्शकों एक पुरानी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। जब राजीव कुमार फाइनेंस सेक्रेटरी थे, एक दिन मैं मंत्रालय में जाने का मौका मिला, तो उस समय राजीव कुमार ने मुझे पर्सनली फाइल दिखाई थी कि ये देखो अनिल अंबानी की फाइल है, और मेरे पास आकर रो रहा था क्योंकि मोदी जी को मिलने गया, मोदी जी ने टहला दिया उसको कि जाओ राजीव कुमार से मिल लो जाकर के। तो राजीव कुमार क्या कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने फाइल देखी थी, मतलब
अंदर से नहीं, मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिजिकली फाइल दिखाई थी कि ये अनिल अंबानी की फाइल है। और एक इरेक्शन केस हुआ था, इरेक्शन कंपनी का, आरकॉम फेल टू पे 550 करोड़ टू इरेक्शन इंडियन यूनिट, लीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें ऑर्डर दिया था उसको अरेस्ट करने की, वारंट इश्यू करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसको कि बाद में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने बेल्ड आउट किया उसको, भाई उसको अमाउंट को सेटल करके। अभी किसी ने जो है संजय जी व्हाट्सएप पे किसी ने कोई पोस्ट शेयर की थी, पता नहीं सच है झूठ है, कि ये जो 49,000 करोड़ का कर्जा है, कोई 400-500 करोड़ में अनिल अंबानी का सेटल कर दिया गया, भगवान जाने उसको। सो ये सब चीजें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका जो है ये इस तरह के लोग हैं कि और दूसरा एक और सज्जन थे आपके गौतम अदानी के रूप में, उन्होंने एक अलग तरीके से फायदा उठाया सरकार का कि 60,000 70,000 करोड़ की कंपनियों की जो उनके ऊपर लायबिलिटी थी बैंकों की, वो मात्र कुछ हजार करोड़ दे करके एनसीएलटी के जरिए उनको मिल गई कंपनियां, वो बिजनेस चला रहे हैं। फिर उसको उसी पे वो दोबारा बैंकों से उनको लोन भी मिल जाता है। लेकिन आम आदमी आप छोटे से लोन के लिए आप कैसा तकलीफ में है, आम आदमी खुद उसको क्या नाम है चिंता कर सकते हैं उस बात की। तो ये चीज है। अच्छा, एक चलते चलते संजय जी एक छोटी सी चीज और है मेरे सामने, मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था कि वो क्या नाम है, एक विषय आ रहा है अभी जो आरएसएस ने जो टॉपिक छेड़ा था, मैं आरएसएस की आज हॉरोस्कोप चर्चा भी करना चाहता हूं। एक विषय ये आया संजय जी कि वो सेक्युलरिज्म से और सोशलिज्म से आरएसएस को क्यों तकलीफ है, जो वर्ड ऐड कर दिए गए थे। तो आज मुझे भी थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का शौक रहता, तो दर्शकों आपकी जानकारी की मैं थोड़ा सा लेकर के आया हूं। ये आप थोड़ा सा इस चीज को, ये नोट्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? Secularism is the principle of separating religion from government and public institutions, ensuring that no religion dominates state affairs or public policy. It promotes neutrality, allowing individuals to practice their belief freely without state interference or favoritism towards any religion. Its aim to create a framework where governance and public life are based on reason and inclusivity rather than religious doctrine. In our country, it interpreted as equal respect for all religion. So सेक्युलरिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट के फंक्शनिंग से, डेमोक्रेसी से रिलीजन को दूर किया जाए। अब आता है बात रिलीजन का, तो हमेशा हमारे धर्म शास्त्रों में या हमारे जितने भी साधु संत महात्मा हैं, वो भी रिलीजन को धर्म से जोड़ करके कंफ्यूज कर देते हैं। और इसको जो भाषा लिखी जाती है, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है, वो बेसिकली रिलीजन निरपेक्ष है सेक्युलरिज्म का मतलब। और रिलीजन क्या है, तो आज आपको सामने ये राइट अप आपके साथ शेयर करूंगा रिलीजन को, फिर मैंने आज बताता हूं रिलीजन क्या है। व्हाट इज रिलीजन? द मीनिंग ऑफ रिलीजन डिपेंड्स अपॉन कंटेक्स्ट, कल्चर and perspective, but at its core it generally refers to a system of belief, practices, कर्मकांड, कुछ रिचुअल्स होते हैं हर धर्म के, हर आस्था के, and values that connect individual or communities to something greater than themselves, often involving this sacred, divine or transcendent belief in the divine or supernatural. Religion often involves faith in higher power such as gods, spirits or cosmic forces, which provides meaning, purpose or moral guidance. For example, Christianity centers on God, Buddhism on enlightenment and karma, and Vedic or Sanatan Dharma as Vedas and other scriptures knowledge, different deities and cosmic order. Rituals or organized practices हैं इसमें religion में, moral and ethical framework, guidelines for living, community and identity इसके जरिए होती है। Religion often creates a sense of belonging, uniting people through shared beliefs, stories or sacred texts. Search for meaning. Religion addresses existential questions about life, death, suffering and the universe, of offering explanation of path to salvation or nirvana or moksha. Sociological view. Religion is a social institution that binds communities through shared symbols and practices. Philosophical view. It is a framework for understanding reality, often grappling with metaphysics or ethics. Not all religion focus on deity. Buddhism and Jainism emphasize personal enlightenment and ethics over worship of God.
ये मैंने इसलिए बताया कि आज आपको पास हमेशा हमेशा हम सबकी जानकारी में रिलीजन का मीनिंग जरूर जाना चाहिए, दर्शक उसको पढ़ें और उसको देखें। और इसके साथ आता सोशलिज्म की मीनिंग भी हम लोगों को समझनी चाहिए। इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम वेयर the means of production, distribution and exchange are owned or regulated collectively, often by the state or community, aiming for equitable resource distribution and class disparities. It emphasizes social welfare, shared prosperity, and often involves centralized planning or democratic control of resources. It is in contrast with capitalism. कैपिटलिज्म में क्या है? प्राइवेट ओनरशिप एंड मार्केट ड्रिवन अप्रोच होती है। क्रिटिक्स आर्गू इट कैन होल्ड बैक इनोवेशन एंड एफिशिएंसी व्हाइल प्रोपोनेंट्स हाइलाइट्स इट्स फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो ये आज आप सोच रहे हैं कि एक ज्योतिषी इस बात को क्यों चर्चा कर रहा है? तो देखिए, हर चीज मैं आपको ज्योतिष से बता दूं कि डेमोक्रेसी, ये लिखा हुआ है दर्शकों, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय बृहस्पति और सोशलिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस शुक्र, और डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी एंड कैपिटलिज्म बाय रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, सोशलिज्म बाय वीनस शुक्र और डेमोक्रेसी बाय शनि। ये आज मेरे को इसलिए शेयर करना था क्योंकि अब मैं आरएसएस की हॉरोस्कोप लेना चाहूंगा आपके प्रोग्राम में। क्या इसलिए जरूरी थे संजय जी कि आरएसएस का एक फंक्शन चल रहा है दिल्ली में, और हालांकि उस समय मोदी जी नहीं है, लेकिन मैं इस हॉरोस्कोप को आरएसएस के लेना चाह रहा था। ये आरएसएस की देखिए संजय जी फॉर्मेशन हुई थी, और आज थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, उसके साथ ही हम प्रोग्राम अपना एंड भी करेंगे। आरएसएस वाज फॉर्म ऑन 27 सितंबर 1925 9:56 का। तो उसको आपको ये एक राइट अप है, इसमें डिटेल में आरएसएस की हॉरोस्कोप के साथ साथ आप इसमें देखेंगे कि डॉक्टर बलीराम हेगड़ेवार, फाउंडर ऑफ आरएसएस, वाज बोर्न ऑन 1 April 1889 at Nagpur. His forefathers were from Hyderabad, but his great grandfather shifted to Nagpur. He himself was a great astrologer. बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी के जानकार थे। During his jail term, he tallied some horoscope and chose the best muhurat for founding the RSS. जब वो जेल में थे तो उन्होंने बहुत सारे मुहूर्त का अध्ययन किया और बेस्ट मुहूर्त पर आरएसएस की फॉर्मेशन की, जो उनके घर पर हुई थी सुबह के टाइम में। एक उनके परिवार, उनके साथ पुराने जुड़े हुए परिवार के जो लोग हैं वो आरएसएस, पुराने आरएसएस, वो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे सारे जानकारी दी थी। आइडिया ऑफ आरएसएस क्यों आया? डॉक्टर हेगड़ेवार वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड दैट ए ग्रेट डिस्टिंक्शन एग्जिस्टेड बिटवीन धर्म पालन, ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस राइट्स एंड फेस्टिवल, एंड धर्म रक्षा, protection of religion. One must know the difference between them, he said in a speech. Those who want to save their religion must have the collective strength to do it. It was the basic idea to form the RSS. लाठी का यूज प्रोटेक्शन करने के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज फॉर फिटनेस, इन सब का रोल आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों जैसा ही है। मतलब दरअसल आरएसएस बेसिकली जैसे शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े बनाए थे, इसी तरह से आरएसएस का भी रोल है कि उसने उस समय जो है आजादी के आंदोलन के समय धर्म की रक्षा, लोग धर्म से दूर होते जा रहे थे, तो धर्म की रक्षा के लिए इस तरह की एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन को उन्होंने बनाया था। उसका उद्देश्य केवल यही था, राजनीतिक नहीं था। संघ का ध्येय अपने धर्म, समाज, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं, जो कि विदेशी नाम है, का सक्षम संगठन करना है। इनका मत है कि इससे हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा, उसके सामर्थ्य के सामने फॉरेनर्स की मनोकामना हमारे ऊपर आक्रमण करने की कमजोर होगी और वे साहस नहीं कर पाएंगे। जबकि इसकी विपरीत मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद कहता है मानव समाज की सभी समस्याओं का मूल कारण आर्थिक है। आर्थिक विषमता दूर होते ही समाज और व्यक्ति के जीवन में सभी पक्ष स्वयं ही ठीक हो जाएंगे। ये डिफरेंस क्यों आया आरएसएस की आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म और आपके स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक? उनका क्या कहना था फ्रीडम फाइटर्स का? वो ये कहते थे हमारी सभी समस्याओं का कारण हमारी गुलामी है, और हम एक बार स्वतंत्र हो गए तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहां पर भी नहीं। हेगड़ेवार जी का मानना था हमारी सारी समस्याओं का एकमात्र कारण केवल हमारी पराधीनता नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में आई कुछ न्यूनताएं, नैतिक पतन है, जिनके कारण हम गुलाम हुए, और इन दोषों को दूर किए बिना स्वतंत्रता द्वारा गंवाने की संभावना सदैव बनी रहेगी।
ज्योतिषी विश्लेषण करता हूं। आरएसएस की स्थापना स्कॉर्पियो लगन में स्टेबल साइन है, कैप्रिकॉन राशि में हुई। जन्म नक्षत्र इनका उत्तराषाढ़ा सूर्य है। जुपिटर इनके सेकंड हाउस में, मून केतु के साथ थर्ड हाउस में, राहु इन 9th हाउस, 11th हाउस में सन, लग्ना लॉर्ड मार्स, एक्सॉल्टेड मरकरी 11th लॉर्ड 8th लॉर्ड मरकरी के साथ, 12th हाउस में वीनस शनि है। लग्ना लॉर्ड मार्स इन 11th हाउस विद 10th लॉर्ड सन एंड 11th हाउस मरकरी इस संस्था के फाइटर और राजनीतिक एम्बिशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में ये पैदा हुए और सूर्य इनका महत्वाकांक्षा के घर में। तो मूलतः ये बनी तो धार्मिक संगठन था, सामाजिक और धार्मिक संगठन, लेकिन ये इनकी महत्वाकांक्षा राजनीतिक है, प्योर। क्यों है और ग्रहों ने कैसे कराई है, आगे बात पूरी करता हूं आपको। राजनीतिक एम्बिशन को इंडिकेट करता है। इस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन के कारण यह संस्था 100 वर्ष पूरे करने जा रही है और इसकी इन वर्षों में निरंतर ग्रोथ एक्सपेंशन हुआ। 5th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड जुपिटर का प्लेसमेंट 2nd हाउस में, 6th लॉर्ड मार्स और शनि की उसके ऊपर दृष्टि जो उसको पीड़ित कर रही है। एक धार्मिक उन्माद, हेट स्पीच और पैशन और धन की महत्वाकांक्षा को भी इंडिकेट करता है। ये बेसिकली धन की महत्वाकांक्षा वाली ऑर्गेनाइजेशन भी है। सनातन धर्म का सिग्निफिकेटर अपनी फायरी साइन धनु में, 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड वीनस के नक्षत्र में है और वो वीनस 3rd लॉर्ड और 4th लॉर्ड शनि के साथ 12वें भाव में, डोनेशन भोग विलास के हाउस में है। तो संजय जी इसका अर्थ भी है, इसका अर्थ यह है कि ये पार्टी देखिए, ये संगठन और शनि की 3rd एस्पेक्ट 2nd हाउस फाइनेंस पर, 10th हाउस और 10th एस्पेक्ट 9th हाउस पर है और राहु पर है। अतः ये संस्था धर्म और आस्था की आड़ में, आप दर्शक सुन लें, सच बोलने जा रहा हूं, ये संस्था धर्म और आस्था की आड़ में बिजनेस, ट्रेड, भोग विलासता, डोनेशन और अन्य लग्जरियस फंड डाइवर्जन जैसे फॉरेन लैंड्स में वो भी एसेट्स की मानसिकता रखने वाले ग्रह युग से प्रभावित है इनकी कुंडली। 9th लॉर्ड 9th हाउस दोनों ही पीड़ित आते हैं। इनके धर्म के पाखंड का योग है। डिप्लोमेसी और पड़ोसी देशों से संबंध, व्यापार के लिए अत्यंत अशुभ रहेंगे इनकी आइडियोलॉजी में। इनके डोमिनेंस से विश्व में देश की छवि खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। इनके 3rd हाउस 9th हाउस पीड़ित होने से इनका इन्वॉल्वमेंट फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए समाज में भय, फियर मॉन्गरिंग का और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला होगा। मतलब ये फियर मॉन्गरिंग और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले होंगे। संविधान में भी इनका विश्वास बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि 9th हाउस इनका पीड़ित है। 3rd लॉर्ड इन 12th हाउस प्लेसमेंट ऑफ मून्स एफिलिक्शन इंडिकेट दे विल नॉट बी वेरी करेजियस माइंडसेट। ये बहुत करेजियस माइंडसेट की संस्था नहीं है। इसीलिए आपने एक बार प्रश्न भी किया था कि वॉर के टाइम में ये लोग दिखाई नहीं देते ना। देखिए इस संस्था ने मोदी सरकार की इस कमी को, कि जहां पर बताया कि सरासर सरकार फेल हो गई इस ऑपरेशन सिंदूर में, उसको एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि ये सरकार ने कौन सी, कम से कम अगर विपक्ष को नहीं बताते, संघ तो पूछ सकता था कि मोदी जी कौन सी गलती करी थी आपने, जो है जिसकी वजह से हमारे जहाज हमारे नष्ट हो गए, हमारे फौज को कुछ नुकसान हुआ है। पूछा ही नहीं है उन्होंने। आप मैं बताता हूं, आप जब इनकी शनि की और शुक्र की दशा, संजय जी सीक्वेंस पकड़िएगा, इनकी राजनीति कहां से शुरू हुई, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। जब इनकी शनि शुक्र की दशा 14 सितंबर 1986 को शुरू होती है, 1986 को शुरू हुई, वहां से आरएसएस की सत्ता पाने की लालसा प्रबल हुई है। राम मंदिर निर्माण जनसंघ और संघ के एजेंडे में कभी नहीं था। 89 में इन्होंने ये मुद्दे को पकड़ा है। तो 86 में इनकी जब ग्रह दशा शुरू हुई शनि में शुक्र की, तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा स्टार्ट हो गई और राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने 89 में कैच किया। इसके बाद आने वाली दशाएं इनकी 98 से 2015 तक बुध की रही, जो लाभे से महत्वाकांक्षा के घर में, इसलिए ये संगठन ने तरक्की भी की है और इनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती चली गई और फिर ये मिलीजुली सरकार में और आते गए। आप देखिए ना, क्या नाम है, 98 के बाद में इनका राजनीतिक 2015 से 2022 तक केतु और नवंबर 2022 से अब 20 वर्ष की 2042 तक शुक्र की महादशा चलेगी, शुक्र की। और जो शनि के साथ भोग के घर में 12वें भाव में पीड़ित है। संजय जी आने वाले टाइम में मेरे को तो बहुत सारी जानकारी, लेकिन मैं अभी प्रोग्राम में नहीं कह सकता। इस दशा में इनके भोग विलास, पैसा, सांसारिक सुखों की लालसा चरम सीमा पर होगी, जिसका विस्तार विदेशों में भी होगा। इसीलिए वो कितना 1100 करोड़ का कितना इनका दिल्ली में एक बड़ा भव्य जो है ऑफिस बन गया है ना आरएसएस का, जो यहाँ का दिल्ली वाला था, मैं जाया करता था।
डी चार्ट, मैंने एक डिविजनल चार्ट बनाया था दर्शकों, उसको डिविजनल चार्ट में संघ की जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये डिविजनल चार्ट है, जरूर शेयर कीजिएगा। ये कर्मा का चार्ट होता है, ये कर्म का चार्ट। डी चार्ट में कर्क लगन नीच का शनि 10वें भाव में, 4th लॉर्ड 11th लॉर्ड शुक्र के साथ है। शनि इस कुंडली का 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड भी है। अतः इस संस्था के पदाधिकारियों के करप्शन, सेक्स स्कैंडल के एक्सपोज होने का इस दशा में अशुभ योग बन रहा है। मोदी जी भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं संघ के लोगों को, इसलिए संघ के लोग भागवत जी जैसे आप एक तरफ तो आप सामाजिक संगठन के हो और वैसे आप Z+ सिक्योरिटी लेके बैठे हो, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। क्या है, आप भुइयां उखाड़ ली आपने देश के लिए, जो आपको सुरक्षा की जरूरत है। क्यों जरूरत है आपको? आप अपने संघ के स्वयंसेवकों से कहते वो आप 500 नहीं, आप 1000 लोगों की कमांडो फोर्स रखो। हमारे पैसे से मत रखना नहीं चाहिए था हमको। इस कुंडली में सनातन धर्म के कारण बृहस्पति 12वें भाव में गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। इस कुंडली में देखें दर्शक, गुरु चंडाल योग बना है सनातन धर्म का कारक, तो कितना इनका शुद्ध विशुद्ध सनातन धर्म है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सनातन धर्म के कारण बृहस्पति 12वें भाव में राहु के साथ गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, जो धर्म के पाखंड द्वारा समाज को बांटने का योग बना रहा है। अब एक कुंडली में संजय जी ये कह रहा हूं, आप अपने ऑफिस में बोलिएगा कि आरएसएस की कुंडली और भाजपा की कुंडली, ये दोनों एक साथ लगवाइएगा। एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने जा रहा हूं, ये दोनों ऐसे लगवाइएगा, आरएसएस बीजेपी की कुंडली। तो दर्शकों, थोड़ी सी ज्योतिष आप लोगों ने मेरे से सीखी होगी। लग्नेश अगर आपस में मित्र नहीं हो तो ऐसे में कभी भी अच्छी हार्मनी नहीं होती, कभी भी वो रिश्ता चल नहीं सकता। उस रिश्ते में हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो है कोशिश होगी। जैसे अगर ये वाला कॉम्बिनेशन होता तो मैं कभी विवाह के लिए, अगर मैचिंग के लिए कुंडली आ जाता, तो मैं कभी विवाह के लिए वो कुंडली को रिकमेंड ही नहीं करता। तो बता देता हूं, आरएसएस के लगन का स्वामी मंगल है, जो कुंडलियां मैंने आपको दिखाई। आरएसएस के लगन का स्वामी मंगल और भाजपा के लगन का स्वामी बुध है, जो आपस में अति शत्रु हैं, ग्रेट एनिमी है। तो लगन कुंडली भी मैच नहीं करती। इसी तरह संघ की चंद्र राशि का स्वामी शनि है और भाजपा की चंद्र राशि का स्वामी नीच का मंगल है, वो भी आपस में ग्रेट एनिमी है। तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से ये संगठन कभी आपस में, मतलब भाजपा पार्टी और संगठन एक दूसरे के साथ नहीं चल पाएंगे। ये बेसिकली जो ताकतवर होगा वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा जरूर करेगा। तो ये इसका कारण यह है कि जो भी संघ की मीटिंग हो रही है और संघ की जो दशा है, संघ की दशा वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन में इस समय मंगल जो है केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है। तो संघ इसमें कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेगा जो मोदी सरकार के लिए बहुत भयंकर, ये भविष्यवाणी हो गई कि मोदी सरकार के जो अभी संघ का जो दिल्ली में मीटिंग चल रही है, इसमें संघ कोई एग्रेसिवली कोई बड़ी डिसीजंस अपनी लेना चाहेगा, जिससे सरकार और मोदी जी के लिए भयंकर आने वाले समय में कष्ट होगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखते हैं और भविष्य में अटैक करने का, कमजोर करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक दूसरे को डोमिनेट करने का षड्यंत्र भी रचते रहेंगे। एक छोटी सी बात कर देता हूं, कभी कभी जैसे हेगड़ेवार जी ने भी कहा कि भी हम सभी को धर्म संस्कृति से जोड़ करके देश को बदल देंगे, देश गुलामी से आजाद हो जाए, फिर दोबारा गुलाम नहीं होगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं। बीइंग ए ज्योतिषी मैं बता देता हूं, ये सब प्रारब्ध का विषय है। कोई माई का लाल किसी व्यक्ति को, आप किसी सामने वाले व्यक्ति को बदल सकते हो, आप अपनी औलाद को बदल के दिखा दो। मैं सब लोगों से कहता हूं कि आप अपने बच्चे को बदल के दिखा दो। आप उसको थप्पड़ मार के करिए, आप अपनी मर्जी का 24 घंटे खाना और उसको अपने 24 घंटे अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहना सकते अपने बच्चे को। तो जब हम अपने बच्चे को नहीं बदल सकते, तो फिर हम जो है समाज को, देश को बदलने की बातें, बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं? उसका क्या कारण है? कौन बदल सकता है? एक छोटा सा संकेत जरूर देना चाहूंगा। और गीता में भगवान ने खुद कहा है कि केवल मनुष्य जो मेरे से जुड़ा हुआ है वही अपने आप को बदलने का प्रयास कर सकता है। दूसरे को तो भूल जाइए बदलने का, आप स्वयं को बदल सकते हो। उसमें भी कंडीशन लगाई है भगवान ने कि जो मेरा भक्त होगा, मेरे ऊपर जो समर्पित होगा। क्यों? उससे क्या है, भगवान से जुड़े हुए भक्त के पास में हमेशा विजडम बढ़ जाता है। जब आपके पास बुद्धि और विवेक आपका मजबूत होता है, तब हम बदलने का प्रयास करते हैं। तो जब हम अपने धर्म शास्त्रों, वेद आदि का अध्ययन करते हैं, तो ज्ञात होता है कि मनुष्य या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस फोर्सिबल आइडिया, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, से संपूर्ण मानवता का कल्याण नहीं कर सकती। इसीलिए आज आरएसएस हेट स्पीच पे नहीं बोलती है, सेक्स के जितने क्राइम हुए उस पर नहीं बोलती है,
मैं आपके आर्मी ऑफिसर सोफिया कुरैशी के ऊपर जब ट्रोल आर्मी ने अटैक किया, उस मंत्री ने क्या, आरएसएस नहीं बोलती है। नाना प्रकार के जितनी विषमताएं, जितने दुराचार अत्याचार हो रहे हैं गरीबों पर, आदिवासियों पर, क्या नाम है, किसानों पर, कभी आरएसएस क्यों नहीं बोलती है? क्यों? नैतिक पतन आरएसएस का भी है, नाइन्थ हाउस पीड़ित है। तो जब हम अपने धर्मशास्त्र वेदों आदि का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि मनुष्य या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस फोर्सेबल आइडिया आरएसएस की आइडियोलॉजी से संपूर्ण मानवता का कल्याण नहीं कर सकती। इसका कारण और समाधान दोनों ही वेदों के 6वें अंग ज्योतिष के पास है, एस्ट्रोलॉजी के पास है। इसका समाधान और कारण भी, समाधान भी हम बताएंगे, कारण भी हम बताएंगे, यानी काल के ज्ञान के पास है, क्योंकि ये डेस्टिनी और प्रारब्ध का सब्जेक्ट है। पूरे विश्व या मानवता पर अगर शासन किया जा सकता है, पूरे विश्व या मानवता पर अगर शासन किया जा सकता है, तो संजय जी विश्व के सभी लोगों के हृदय पर तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा गीता में दिए गए संदेशों के द्वारा किया जा सकता है। भगवान ने 2 संदेश दिए हैं गीता के चैप्टर 12 और चैप्टर 15 में। जल्दी पढ़ के सुना दे। चैप्टर 12 में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी, who is free from malice towards all beings, friendly and compassionate, free from the feelings of I and mine, balanced in joy and sorrow, forgiving by nature। वो भगवान ने कहा ऐसे गुण होंगे तब आप मानवता का कल्याण कर सकते हो और लोगों के हृदय पर राज कर सकते हो। दूसरे एक चैप्टर 15 में भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस शरीर में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वह ही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर में मेरा ही अंश है। तो मुसलमान के अंदर भी वही जीवात्मा का अंश है, ईसाई के अंदर भी है, यहूदी के अंदर भी है। फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? फिर हम क्यों देशभाव रख रहे हैं? विश्व क्यों देशभाव रख रहे हैं? तो ये चीजें हैं कि जब तक संघ इस चीज से आत्मचिंतन नहीं करेगा तब तक इस देश पर राज नहीं करेगा। इसलिए संघ ने बेवकूफ बनाया, तो उत्तर भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया। दक्षिण में लोगों का विजडम ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए दक्षिण में रिचुअल्स भी शुद्ध रूप से करते हैं। संस्कृत भी उनकी, हमारे यहाँ से संस्कृत का उच्चारण हमारे यहाँ से ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वो बहकावे में नहीं आए। कि आपको पता है नागपुर के बाद सबसे बड़ा संघ का कार्यालय केरल में है, लेकिन आज तक केरल में एक सीट नहीं जीत पाई भाजपा। तो जब तक विश्व को, संजय जी आगे संदेश है, प्रोग्राम के एंड पर जा रहे हैं, जब तक विश्व को संदेश देने वाला संत महात्मा नेता अपने अंतःकरण क्या होता है? मन बुद्धि और अहंकार से मिलके आपका अंतःकरण बनता है। मन बुद्धि अहंकार से अंतःकरण, जो इनसाइड आप कहते हो, इनवर्ड को शुद्ध करके परमात्मा को समर्पित होकर के अपनी आत्मा को सशक्त नहीं बनाता। जब तक विश्व को संदेश देने वाला संत महात्मा नेता, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, तो लोगों को यहाँ पे भी संदेश देख लेना चाहिए। संत महात्मा नेता अपने अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा को समर्पित होकर अपनी आत्मा को सशक्त नहीं बनाता। आत्मा के 8 स्वाभाविक गुणों क्या है? आत्मा के 8 जो है नेचुरल क्वालिटीज है आत्मा की, मैत्री, करुणा, प्रेम, सेवा, सहयोग, समर्पण, परोपकार, आनंद और शांति। इनको मानकर उनका पालन करके लोगों के बीच में नहीं जाता, तब तक उसे विश्व शांति और मानवता के कल्याण का विचार त्याग देना चाहिए। जब तक इस तरह से आप तैयारी नहीं करो तो मानवता का कल्याण का विचार त्याग दो, वो ढोंग है, पाखंड है। शंकराचार्य, अब किन्होंने किया था देखो, तो उनका नाम थोड़े से गिना दो। शंकराचार्य, विवेकानंद, अरविंदो, तुलसीदास, गुरु नानक जी, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, पैगंबर, जीसस, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और अन्य संत महात्माओं ने समय समय पर आकर इसी मार्ग को अपनाया और तभी ये लोग उस काल में मानवता का दर्शन कर पाए और लोगों को प्रभावित कर पाए थे, क्योंकि उनके पास वो भगवान के बंदे थे। चाहे वो जीसस थे, चाहे वो पैगंबर थे, चाहे शंकराचार्य थे, चाहे भगवान महावीर थे या गौतम बुद्ध थे, ये सब ईश्वर के बंदे थे। और देखो एक अकेले आए, फक्कड़ थे। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने फक्कड़ ही हमेशा दुनिया पर राज कर सकता है। फक्कड़ का मतलब जिसका कोई घर नहीं है, बाहर नहीं है, कोई उसके लिए सारी, उसका पूरा विश्व संसार है, पूरा घर ही उसका विश्व है। देखिए कोई भी आश्रम नहीं बनाएगा। तो इसलिए आज मैं उन लोगों पे, गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को है, तो थोड़ा सा उस विषय पे करते ही मैं आपका प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम खत्म करूंगा। तो आज ये समस्या है, हम
कौन गुरु बनाना भी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, कौन से गुरु होंगे। अभी मैं वृंदावन गया था संजय जी, एक रामकथा, बहुत अच्छे संत हैं और सही मायने में उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं 2 दिन उनकी रामकथा सुन के आया वृंदावन में। जगह जगह सड़कों पे मैंने होर्डिंग लगे देखे बाबाओं के, संतों के। गुरु पूर्णिमा पे दर्शकों को उन्होंने निमंत्रण भेज रखा है कि वो अपने जो कैश बॉक्स खोल के बैठ जाएंगे, वहां पर दक्षिणा आएगी। ये धंधा चल गया हमारे देश में गुरु पूर्णिमा। सो गुरु पूर्णिमा, गुरु पाखंड और धर्म गुरु की आवश्यकता क्यों है, ये राइटअप हमेशा आपके साथ रहेगा। इसको पढ़ के आप चिंतन जरूर करिएगा अपने घर में। अध्यापक गुरु में क्या अंतर है संजय जी, एक और छोटी जानकारी बता देता हूं। अध्यापक और गुरु में क्या अंतर है आपको पता है? अध्यापक शिक्षा के द्वारा हमारी बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। शिक्षा के द्वारा बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। लेकिन गुरु कौन होता है? गुरु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में और भगवत प्राप्ति में सहायक होता है। वो आपका रियल ऑब्जेक्टिव बता देगा, भैया तुम आए क्यों हो, किस लिए आए हो इस संसार में। तो वो सहायक सिद्ध होता है। उसके आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन के, वास्तविक जीवन के ऑब्जेक्टिव को जान पाते हैं। ये गुरु में और अध्यापक में फर्क है, मूल परिवर्तन है। अज्ञानतावश हम सभी अपने सच्चे स्वरूप और ईश्वर की महिमा, काल के ज्ञान को पहचानने में भूल कर रहे हैं या भूलते जा रहे हैं। शास्त्र के अनुसार अपने प्राकृतिक जीवन, नेचुरल लाइफस्टाइल को भूलकर अपने जीवन को सुखी और कल्याणकारी बनाने के लिए स्वयं भगवान द्वारा गीता में बताए गए 3 मार्ग, ज्ञान, कर्म और भक्ति को छोड़कर दंभी, पाखंडी, मायावी, अल्पज्ञानी गुरुओं, संतों, महात्माओं और बाबाओं के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। जैसे आपका धीरेन्द्र शास्त्री, जैसे कैलाशानंद, बड़े बड़े आश्रम बना, बड़े बड़े महंगे महंगे चश्मे पहन रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है और लोग उसके लिए पागल हैं। क्या समझ में नहीं आता, कैसे हमारा कल्याण होगा। वर्तमान में सच्चा गुरु, मार्गदर्शन करने वाला ज्ञानी अत्यंत दुर्लभ है। मेरी बात दर्शक सुन लीजिए। वर्तमान में सच्चा गुरु, मार्गदर्शन करने वाला ज्ञानी अत्यंत दुर्लभ है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता जा रहा है। अब गुरु पूर्णिमा क्या है? इसके बाद हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस दिन महर्षि व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि व्यास कौन थे? जो महर्षि पाराशर के पुत्र और महर्षि वशिष्ठ के प्रपौत्र थे। मतलब जो भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, उनके ग्रैंडसन थे व्यास जी। और व्यास जी थे नहीं है, क्योंकि व्यास जी 8 चिरंजीवी हैं। 8 चिरंजीवी जो हैं उसमें से 8 चिरंजीवी जिन्होंने शरीर त्यागा नहीं है वो व्यास जी भी हैं। उसमें से एक का जन्म हुआ था। ये 8 चिरंजीवी हनुमान जी, भगवान परशुराम की तरह 8 चिरंजीवी हैं। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत आदि ग्रंथों का लेखन का कार्य किया और आने वाले युगों में मनुष्य के मार्गदर्शन का कल्याणकारी कार्य किया। आपको पता गीता भगवान इन्होंने लिखी है, व्यास जी ने। भाई उस समय तो डायलॉग हुआ था, संजय ने देखा, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछे और लाइव चित्रण करके उसको किसने मेमोराइज किया? उसको रिटन फॉर्म में महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। लेखन का कार्य किया, आने वाले युगों में मनुष्य के मार्गदर्शन का कल्याणकारी कार्य किया। महाभारत, और इस दिन प्रत्येक भारतीय को व्यास जी सहित समस्त ऋषियों, शंकराचार्यों, ज्ञानी महात्माओं जैसे तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक जी, भगवान महावीर, कबीर, सूरदास जी आदि का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। उनके दिए हुए मानवता के कल्याण के संदेशों का पालन और चिंतन करना चाहिए। इस दिन अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि संजय जी प्रथम माता, जो प्रथम गुरु आपकी माँ होती है, जो पहला शब्द से बोलना सिखाती है ना, तो पहला ज्ञान बोलने का आपको भाषा तो हमें पता नहीं है, लेकिन बोलना सिखाती है माँ। सो माँ हमारी प्रथम गुरु मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। और उस अध्यापकों को आशीर्वाद लेना चाहिए। याद रहे हमारी सर्वप्रथम गुरु माँ होती है। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि की तरह माता पिता भी प्रत्यक्ष देवता हैं। इस और आपको चलते चलते मैं तुलसीदास जी की जो रामायण में जो गुरुओं की 2 बात कही गई हैं उसको बस कि देखिए, सच्चे गुरु वो होते हैं उनको गुरु बनाने का शौक, उन गुरु बनने का शौक नहीं होता सच्चे गुरु। जो आपको चेला बनाए वो चेला दास है, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो चेला ही बने रहोगे आप। अपितु सच्चे गुरु क्या करते हैं? वो बल्कि समस्त मानवता का कल्याण करने की भावना होती है उनके अंदर। वो 4 दीवारी वाले बड़े बड़े आश्रम बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। गुरु शब्द का भी शाब्दिक अर्थ संस्कृत में है। गुरु
नाम अंधकार रूपी अज्ञानता का है। गु और रू दो शब्दों से मिलकर बनता है। गु शब्द में गु नाम अंधकार रूपी अज्ञानता का है और रू नाम ज्ञान रूपी प्रकाश का है। अर्थात जो आपको अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर दे वही गुरु है। वर्तमान में श्री हनुमान जी से सच्चा और बड़ा गुरु कोई संभव नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जय श्री राम। जय। बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजीव नारायण जी और पूरी बात आपने सुनी। मन से बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, कभी कभी तो लगता है मुझे कि नेता की तरह बोलती हैं, लेकिन आपको कैसे लगते हैं? प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।